ये ये अब होपफुली आप लोगों के साथ स्क्रीन मेरा शेयर हो गया है। इसमें 15 डिफरेंट रूल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। इनको फिर जहन में याद रखने हैं। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं और कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनकी बुनियाद पे जो है आप सेंटेंस के बारे में डिसाइड करते हैं या टेंस के बारे में डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा टेंस होगा या कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये 15 वहाँ पे तो एक साथ दी गई है, ये यहाँ पे इस पीडीएफ में अलग अलग करके उनको डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इनमें पहले से पढ़ी चीज़ें भी हैं, आप लोगों को वो आसान चीज़ें भी नज़र आएंगी और है तो सारी चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई। जिसने टेंस पढ़ा है वो ये सब पढ़ लिया है, लेकिन कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं जो आप जहन नशीन कर लेंगे इस पीडीएफ में से देख के। तो नंबर फर्स्ट हैं, ये उर्दू में जो कुछ लिखा है वो आप लोग पढ़ लेंगे। उसमें बेसिकली लिखा ये है कि ये कुछ वर्ड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से हैं। फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप रिकॉग्निशन कैसे कर लेंगे। तो कहते हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम उस जुमले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी डे, डेली, ऑलवेज, ऑफन। ठीक है, एवरी डे, डेली, ऑलवेज एंड ऑफन। ये अगर किसी सेंटेंस में आपको नजर आए तो वो सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ जुमला दिया ही गो टू स्कूल एवरी डे, ये तो सादा वाला जुमला है। ठीक है, ही गोस यानी ही के साथ एस या एस का सिंगुलर के साथ इजाफा होता है, ये रूल आपको पता है। इसके अलावा जो पॉइंट बताए वो ये दूसरा एग्जांपल है, वी ऑफन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये ऑफन नजर आए जब तो आगे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखना होता है, तो वी ऑफन राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये रूल बेस्ड इस तरह से है। अदरवाइज आप अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं, तो वो अंदाजा बाद गलत हो जाता है। वी ऑफन राइटिंग अ लेटर, तो ये अंदाजा इस तरह हम लगाते हैं कि राइटिंग के साथ फिर इज़म आर कुछ आना चाहिए, नहीं आए हैं तो राइट होना चाहिए। ये देसी जिस तरह हम कर लेते हैं वो है। तो रूल इसका ये है कि इस ऐसे अल्फाज होंगे एवरी डे, डेली, ऑलवेज, ऑफन, वो जानबूझ के दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हो हम, जिस तरह आप लोगों को बता रहे होते कि ये इसकी एक यूज रूटीन एक्टिविटी भी है। तो ये रूटीन एक्टिविटी जाहिर करने वाले अल्फाज है। एवरी डे, डेली, ऑलवेज, ऑफन क्या है, ये रूटीन आपके मामूल का काम जाहिर कर रही है। ठीक है, रूटीन एक्टिविटी मीन्स। ठीक हो गया, तो ऐसे अल्फाज आप सिर्फ ये याद करने, ये जहन में रखने की चीज़ें होती हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सुटेबल आ सकती हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे है, वो कहता है उर्दू में, ये मैं पढ़ लेता हूँ, आदत या मामूल जाहिर करने वाले जुमले आम तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वही बात की है जो रूटीन एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आदत या मामूल जो होता है हमेशा के लिए होता है, जो एक चीज़ है। अब मामूल आप एग्जांपल देखेंगे, ही ड्राइव अ टैक्सी, तो ही ड्राइव्स अ टैक्सी। ठीक है, ये मामूल है उसका। ठीक है, और वी हैड स्मोक। ठीक है, तो आप जब ये आदत के तौर पर आपने किसी टाइम स्मोकिंग की है तो बेशक आप वी हैव स्मोक हो सकता है, लेकिन आदत के तौर पर कोई बात करनी है तो वी स्मोक। ठीक है, ये आपका मामूल है, रूटीन। ठीक हो गया, तो ये बता, ये इसके मुतलिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुतलिक। आखिर में जो आपके बुक के वो हैं वहाँ से उठा के उसने दे दी है एग्जाम्पल्स, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। थर्ड है, अगर जुमले में कोई साल, ठीक है, यानी ये 2000, बिफोर या एगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे जुमले हों तो वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे जुमले एगो, बिफोर या डायरेक्ट ईयर। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट भी वो मैं समझाऊंगा लास्ट में। लास्ट डे है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन से है। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल ही कम्स हियर यस्टरडे, तो यस्टरडे देख के ये एक इंडिकेशन है, तो हमें अंदाजा होना चाहिए कि ये रिसेंट पास्ट है। ठीक है, रिसेंट पास्ट हम किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ कोई
नीचे ऑप्शंस आपको वॉस की भी होंगी, हैड की भी होंगी, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की भी होंगी। फॉर एग्जांपल इसकी ऑप्शंस में आपको पूछेगा ना पेपर में, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अदरवाइज एक लाइन हो तो आप ठीक किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन वहाँ ऑप्शन ऐसे देगा शी हैड कम, ठीक है, शी वॉज कमिंग, फॉर एग्जांपल शी केम। तो आगे यस्टरडे देख के आपने केम वाले ऑप्शन ठीक करनी है, क्योंकि रिसेंट पास्ट के लिए यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इसी तरह थर्ड पॉइंट आई बाय इसका लास्ट ईयर तो आई बॉट आएगा, ठीक है, हेड बॉट भी नहीं आएगा, वॉज बाइंग भी नहीं आएगा। इसी तरह ही हैड रिटायर्ड इन 1985, तो ही हैड रिटायर्ड नहीं होता, ही रिटायर्ड इन 1985, यानी ईयर वाला जो हमने फर्स्ट जुमले से स्टार्ट उसने किया है 2000 ईयर, डायरेक्ट ईयर मेंशन हो। अगर इससे आगे जुमले के दो हिस्से हों, ये बात याद रखने की, आप लोगों को दो हिस्से हों तो फिर हेड लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी जुमले को वो मेरे ऑफिस आने से पहले ही रिटायर हो चुका था, फिर ठीक है, तो फिर क्या होता है, या वो 1985 से 3 साल पहले रिटायर हुआ था, इस तरह बताना चाहते हैं, तो फिर हेड लगता है ही हैड रिटायर्ड, ठीक है, बिफोर 1985। तब क्या होता है, वो हेड आ जाता है। अगर डायरेक्ट ईयर मेंशन हो, आगे जुमले का मजीद फर्दर कोई पार्ट ना हो, तो वो हम पास्ट इंडेफिनिट में लिख लेते हैं। तो इसकी भी आइडेंटिफिकेशंस आपको ये जो है याद रखनी पड़ेंगी कि रिसेंट पास्ट जाहिर करने वाले अल्फाज जैसे यस्टरडे, प्रीवियस डे, बिफोर, एगो, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, तो ये ऐसी अलामात हैं जिनमें जुमला जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। क्लियर? अच्छा, ठीक है, इससे आगे फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ भी ये उसका पढ़ लेते हैं। जिन जुमलों में वर्ब का वक्त दिया गया हो, यानी दिन या वक्त का जिक्र हो, तो वो फिक्रे में भी पास्ट टेंस में। इसी तरह पास्ट टेंस के हवाले से ही फोर्थ दूसरा जो पॉइंट है वो बता रहा है कि इसमें अगर कोई वक्त गिवन हो, ठीक है, वक्त में भी दो पार्ट्स न हो, ये बात हर बार का ख्याल रखनी है, ठीक है। अगर गुजरा हुआ कोई डे, ठीक है, गुजरी हुई कोई डेट गिवन हो, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल वी गो टू लाहौर ऑन फ्राइडे, वी वेंट, ठीक है, he reaches here in the afternoon, he reached here in the afternoon, ठीक है। तो ये गुजरे हुए जो आफ्टरनून है और फ्राइडे है गुजरा हुआ, उसके मुतलिक जब बात हुई गुजरे दिनों या वक्तों की बात हो, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के यूज करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर कहता है, अगर जुमले में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर के साथ किसी महीने या साल का जिक्र हो, तो आमतौर पर जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। अब जुमला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की अलामत क्या होगी, टुमारो आएगा, नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है, तो या फॉलोइंग डे आएगा। तो इस सूरत में क्या करोगे, आप फ्यूचर इंडेफिनिट में वो सेंटेंस बनाओगे, किसी और टेंस में नहीं बनाओगे। जैसे दे लर्न द लेसन टुमारो, तो they will learn their lesson tomorrow. I construct a house next year. I shall construct a house next year. ठीक है। इसी तरह सिक्स जो पॉइंट है वो बेसिकली आसान है। आसान इस वजह से है कि इसमें आप इस एम आर देख के आगे जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म आपको लगाना होता है, तो वो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है बेसिकली। तो ही इज, ठीक है, राइटिंग अ लेटर नाउ, ठीक है, नाउ। और इसकी अलामत जो याद करने की आपको क्या है, नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या एट प्रेजेंट टाइम, या इन टाइम। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये यहाँ लिखा नहीं है, नाउ एट प्रेजेंट लिखा है, एट द टाइम, ठीक है, जस्ट नाउ। तो ये ऐसी अलामत है जिनमें पास प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज होती है, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी, ठीक है। तो यहाँ देखें ही इज देखोगे तो आपको वैसे अंदाजा हो जाता है कि आगे आईएनजी फॉर्म लगाने। अगर इज भी ना हो, फॉर एग्जांपल ऐसा हो ही डिश अ लिटिल नाउ,
ऑप्शन में दिया है इज राइटिंग, वॉज राइटिंग, ठीक है। अब इज और वाज में कंफ्यूजन है ना, किससे डिसाइड करोगे आप? नाउ से डिसाइड करोगे। ये नाउ का मतलब है अभी जो काम हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की डेफिनेशन भी वही है ना, जो काम हमारे आंखों के सामने हो रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। तो ये नाउ देख के, एट प्रेजेंट देख के, एट द टाइम देख के आप जुमले को जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे। इसके अलावा जो इस एम आर लग के है तो वो तो आसानी से आप कर सकते हो, जिस तरह आपने टेंस से याद की है। क्लियर? इसी तरह अब पास कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पास कंटिन्यूस में क्या होगा? ये किधर की है सारे, खबर करें, मैं उस पेज पे चला जाता हूँ। अब अगर जुमले में एक तो ये सेवंथ पास कंटिन्यूस के हवाले से बता रहे हैं, ठीक है, वाज वर्ब लगा हो तो आगे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, वो क्लियर है। इसके अलावा अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में नाउ आ रहा था तो इधर देन आना चाहिए। अगर देन से है, फॉर एग्जांपल वाज भी नहीं है, आई डेश टू स्कूल देन, नीचे ऑप्शन से दिए हैं इज गोइंग, आर गोइंग, ठीक है, वाज गोइंग, हैड बीन गोइंग। तो उस सूरत में आपने वाज गोइंग पे करना होगा, क्योंकि देन, ठीक है, और एट दिस टाइम के बजाय एट देयर टाइम, ठीक है, देन या एट देयर टाइम जब आता है तो वो पास कंटिन्यूस में लिखा जाना चाहिए। क्लियर है? इसी तरह एट्थ में उसने कहा विल भी और शेल भी जब हैं तो प्रोग्रेसिव फॉर्म लगेगी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट डे या टुमारो हो, ठीक है, और वो काम कोई मुसलसल जारी काम की बता रहा हो, ठीक है, तो उस सूरत में भी प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज होगी। फॉर एग्जांपल शी विल बी, ये उस हवाले से पहला मैं नहीं पढ़ता हूँ, पहला वो विल बी देख के आप टेकिंग लगा लेते हैं। शी विल बी knit a sweater, knit कहते हैं बुनने को, ठीक है, she will be knitting a sweater। तो क्या है, ये फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूस बता रहा है कि knitting काम हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आप knitting लगा देंगे, कंटिन्यूस अलामत देंगे। क्लियर? इसी तरह 9 पे चले जाते हैं तो अगर अंग्रेजी जुमले में वक्त के तयन के बगैर हैज या हैव या हैड वगैरह आ जाए तो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। यानी वक्त का तयन हो तो वो फिर क्या हो जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। आप लोगों को पता है वक्त का तयन ना हो, ठीक है, सिर्फ कहा गया हो कि मैंने लेटर लिखा था, फॉर एग्जाम्पल तो आई हैड रिटन अ लेटर। तो वक्त का तयन न होने का मतलब ये है कि इसमें कोई बात करेक्ट तौर पर, परफेक्ट तौर पर न बताई गई हो। तो आई हैव राइट अ लेटर, हैव देख के आगे थर्ड फॉर्म लगाना, ऐसे भी आप याद कर लेते हैं। हैड देख के भी थर्ड फॉर्म लगेगा, विल हैव देख के भी थर्ड फॉर्म लगेगा। और इसके अलावा अगर ये विल हैव हैड वगैरह अगर मेंशन ना हो, बाद में नहीं भी होता है, तो आपने क्या देखना है कि इसमें वक्त का तयन है या नहीं है, यानी 7 बजे खत लिखा था है, या सिर्फ जो है मैंने खत लिखा था है, इसकी बुनियाद पे जो है आप लोग डिसाइड कर लेते हैं। 10 है, अगर जुमले में फेल के वक्त या मुदत के तयन के साथ हैव बीन या हैज बीन या हैड बीन, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वक्त का तयन हो, यानी ये देखो यहाँ पे 2 years, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, ऐसा मेंशन हो तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, सॉरी, आई प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। फॉर एग्जांपल वी हैव बीन लिव्ड हियर फॉर द 2 years, तो वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। तो वक्त का तयन हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी टेंस का, वो चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और नहीं हो तो वो सिर्फ परफेक्ट में। तो ये बात था 10 और 11 जो पॉइंट्स ठीक हो गए। इसी तरह अगर अंग्रेजी जुमले में विल हैव या शैल हैव वगैरह इमदादी फेल हो तो ये इमदादी फेल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मुस्तकबिल मुकम्मल का जुमला होगा, ऐसे
जुमले आम तौर पर क्या आते हैं, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय नो। ठीक है, एक तो हमने कहा था नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो ये सिर्फ बाय के अलावा आए तो किधर जा रहा था, ये भी याद रखना है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा था। बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नाउ, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो तब क्या होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है, ये भी याद रखना है। वो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल द बर्ड्स विल फ्लाई इन द एयर बाय नाउ, फॉर एग्जांपल ये दिया है, आपको करेक्ट करने का कहा है, तो बाय नाउ देख के आपको पता होना चाहिए हमने फ्यूचर परफेक्ट में लिखना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखना। तो आप क्या करोगे, द बर्ड्स विल हैव फ्लोन इन द एयर बाय नाउ। ठीक है, तो अगर सिर्फ नाउ हो तो आपको ये भी कर सकते हो, द बर्ड्स विल, ठीक है, विल बी फ्लाइंग इन द एयर नाउ। ठीक है, सिर्फ नाउ में फ्यूचर कंटिन्यूस, बाय नाउ में वो क्या हो गया है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, ये जहन में रखनी होती है। इसी तरह जब किसी जुमले में लेट, टू, डिड, डस, डू, मे, और टू, कुड, मस्ट, केम, शुड, वुड, माइट वगैरह अल्फाज हों तो इनमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, जब भी ये पहले आप किसी भी जुमले में देखेंगे ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं और इनके अलावा डू, डस, डिड वगैरह हैं, ये हो तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए किसी भी सूरत। तो ये भी आपको याद करने की चीज़ है। वी शुड वेंट टू द रिवर फॉर अ वॉक, वी शुड गो, ही ought to obey। ठीक है, ओबेस नहीं आएगा क्योंकि ought to लगा है, तो उसने कहा है ought to लगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ओबेस एस या इस का इजाफा नहीं करना है। लेट मी गो, ठीक है, लेट मी गो नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। थर्ड 13 जो है, अगर फुकरे का पहला हिस्सा दो और रह गए हैं, ठीक है, बस उसके बाद मैं स्टॉप कर देता हूँ। आप दो रूल जो है वो और सुन लेंगे। अगर फुकरे का पहला हिस्सा माजी हो तो दूसरा हिस्सा भी माजी होगा, यानी इसमें भी वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल होगी। ये जैसे आप फर्स्ट वो पढ़ते हैं, ये अक्सर तौर पर आप लिखते हुए इसकी गलती ज़्यादातर स्टूडेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको सुन ले, अगर पहला हिस्सा आपने पास्ट में लिखा है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अक्सर तौर पर कहते होते हैं कि ही सेड डेट, ठीक है, ही इज प्लेइंग, वो अपने टाइम पे वो अपने लिए बोलते हुए वो कह रहा था कि मैं खेल रहा हूँ। जब आप कहेंगे उसने कहा है, किसी के पास जाके कहते हो ना इसने कहा है कि वो खेल रहा था, होगा ना उर्दू में भी, कि उसने कहा है कि वो खेल रहा है, नहीं होगा, वो कहता है कि वो खेल रहा है, फिर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट में हमने दोनों तरफ। तो यानी इस 13 रूल का मतलब है कि जुमले में दो पार्ट्स बनाने हैं, तो एक पार्ट अगर आपने प्रेजेंट में बनाए दूसरा भी प्रेजेंट में बनेगा। जैसे ये पहले एग्जांपल में बना के दिखाता हूँ, आई से देट, आई टेक टी होगा। अगर मैं कहता हूँ आई सेट देट तो आई टुक टी होगा। आई सेट मैंने पास यूज किया, दूसरी तरफ भी वर्ब क्या होगा, पास्ट ही यूज होगा। या आसान करके आप लोगों को कि एक जुमले में अगर दो वर्ब्स आपने कनेक्ट करने, ठीक है, तो वो वर्ब्स या तो दोनों प्रेजेंट में लिखे होने चाहिए या दोनों के दोनों जो हैं वो पास्ट में लिखा जाना चाहिए। उसमें जो है आप लोग एक प्रेजेंट और एक पास्ट में नहीं करेंगे, जिस तरह उसने ये गलत जुमला जो है वो बना के दिखाया है। ये देखो, आई सेड आई टेक टी, तो आई सेड दैट आई टुक टी हो। ये मैंने इसी तरह का जुमला दिया भी था इस बार, वो तकरीबन का गलत था, वहाँ गर्ल्स का मैंने चेक किया था ना उधर। तो शी सेड टू मी दैट शी नीड्स अ स्वेटर, तो यहाँ भी वही बात है, शी सेड टू मी दैट शी नीड इट। क्लियर, तो ये आपको नरेशन से भी अंदाजा है कि आप नरेशन में भी ओपन कर लेते हैं तो टेंस चेंज जो होता है। ठीक है, इसी तरह 14 पे आता हूँ। 14 में कह रहा है कि अगर काम की शराइत माजी में पाई जा रही हो तो शराइत वाले हिस्से में यानी इफ वाले हिस्से में सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और दूसरे हिस्से में वुड है।
अगर काम की शराइत जो है माजी में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ ही हैज वर्कड हार्ड, यानी ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, तो दूसरी तरफ ही वुड है पास्ट होगा। ठीक है, ये इसको 14 पार्ट को बस आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो पढ़ाए हैं वही याद कर लेंगे। वो है लास्ट में एक रूल है 15, वो पढ़ के स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, अगर काम की शराय मुस्तकिल में पाई जा रही हो, यानी उर्दू फिक्रे में 2 दफ़ा गा गेगी आया हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो एक तरफ प्रेजेंट इंडिफिनिट एक तरफ फ्यूचर इंडिफिनिट, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस वन की तरह आपने करना है। इफ शी कम टू मी आई शैल हेल्प हर, तो अब क्या होगा, इफ शी कम्स टू मी, इफ वाला हिस्सा प्रेजेंट में होना चाहिए, दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किसमें होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ये इन 15 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको वो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता रहा होता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के 5 मार्क्स का, तो वो इन्हीं में से, तो ये सारे दिए हैं किसी बुक में से उठा के। ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर लेता हूँ। यहाँ आंसर्स देखो, इसके आखिर में गिवन है सबके आंसर्स, तो ये एक नज़र आप सब जो हैं देख लेंगे, ताकि आपका कोई सेंटेंस, क्योंकि वहाँ मजे की बात ये है इन्हीं में से पूछेगा। प्रेजेंट का पूछेगा तो क्या करेगा, इन 10 में से ही एक जुमला उठा के पूछ लेगा। जब आपने यहाँ से आंसर से देखे होंगे, एक दफ़ा पढ़े होंगे, तो आप बगैर किसी उसके मुश्किल के आप लोग कर सको। क्लियर है? चले यहाँ पे अब स्टॉप कर देते हैं। मैं अब अटेंडेंस ले लेता हूँ। अटेंडेंस के बाद जो है मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। किसी ने कोई बात करनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो है क्वेश्चन आप तक। फहद खान, फिर आपका नाम मैंने चेंज करना पड़ा, अब चेंज करके मैंने लिखा है। फिर अटेंडेंस ले लेता हूँ। जी, अटेंडेंस हो गई है। अब कोई बच्चा अगर जाना चाह रहा है तो वो लीव कर सकता है। जिसको भी क्वेश्चन है वो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।